सुबह मेरे लिए अपने उस हिस्से से बहस करना बहुत मुश्किल था, जो इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था कि पिछली रात बस एक सपना थी। तर्क मेरे पक्ष में नहीं था, नहीं सामान्य समझ। मैं उन चीजों को कसकर पकड़े हुए थी, जिनकी मैं कल्पना नहीं कर सकती थी, जैसे उसकी खुशबू। मुझे पूरा यकीन था कि मैं उसे अपने दम पर सपने में कभी नहीं कर सकती थी। मेरी खिड़की के बाहर धुंध और अंधेरा छाया हुआ था, बिल्कुल सही मौसम। आज उसके स्कूल न आने की कोई वजह नहीं थी। मैंने अपने मोटे कपड़े पहने और याद आया कि मेरे पास जैकेट नहीं है। यह इस बात का एक और सबूत था कि मेरी याददाश्त सच थी। जब मैं नीचे पहुंची, चार्ली फिर से जा चुका था। मैं जितना सोच रही थी, उससे कहीं ज्यादा देर हो चुकी थी। मैंने 3 कौर में एक ग्रेनोला बार निगल लिया, उसे सीधे कार्टन से दूध पीकर नीचे उतारा और फिर जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गई। उम्मीद थी कि जेसिका को ढूंढने तक बारिश शुरू नहीं होगी। आज धुंध कुछ ज्यादा ही थी। हवा लगभग धुएं जैसी लग रही थी। मेरे चेहरे और गर्दन की खुली त्वचा से चिपकती धुंध बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं अपनी ट्रक की हीटर चलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। धुंध इतनी घनी थी कि ड्राइववे में कुछ फीट आगे बढ़ने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि वहां एक कार खड़ी थी, चांदी जैसी चमकती हुई कार। मेरा दिल जोर से धड़का, एक पल के लिए जैसे रुक गया और फिर दोगुनी तेजी से धड़कने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ से आया, लेकिन अचानक वह मेरे सामने था और मेरे लिए कार का दरवाजा खोल रहा था। क्या तुम आज मेरे साथ चलना चाहोगी? उसने पूछा। वह मेरी हैरानी देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसने एक बार फिर मुझे अचानक चौंका दिया था। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। वह सच में मुझे चुनाव दे रहा था। मैं मना कर सकती थी, और उसके मन का एक हिस्सा यही उम्मीद कर रहा था, लेकिन वह उम्मीद बेकार थी। हाँ, धन्यवाद, मैंने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा। जैसे ही मैं गर्म कार के अंदर बैठी, मेरी नजर यात्री सीट के हेडरेस्ट पर पड़ी। उसकी भूरी जैकेट वहां टंगी हुई थी। मेरे पीछे दरवाजा बंद हुआ और जितनी जल्दी संभव होना चाहिए उससे भी जल्दी वह मेरे बगल में बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। मैं तुम्हारे लिए जैकेट लाया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए या कुछ ऐसा हो। उसकी आवाज थोड़ी सावधान थी। मैंने देखा कि उसने खुद कोई जैकेट नहीं पहनी थी। उसके बदन पर केवल हल्के भूरे रंग का लंबी बाहों वाला बुना हुआ वनेक स्वेटर था। फिर से वह कपड़ा उसके पूरी तरह मांसल सीने से चिपका हुआ था। यह उसके चेहरे की खूबसूरती के लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरी नज़र उसके शरीर पर ज्यादा देर तक नहीं टिक रही थी। मैं इतनी नाजुक भी नहीं हूं, मैंने कहा, लेकिन फिर भी मैंने जैकेट अपनी गोद में रख ली और उसकी बहुत लंबी बाहों में अपने हाथ डाल लिए। मैं ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या उसकी खुशबू सचमुच उतनी ही अच्छी थी जितनी मुझे याद थी। वह उससे भी बेहतर थी। क्या तुम नहीं हो? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। मैं निश्चित नहीं थी कि वह चाहता था कि मैं उसकी बात सुनूं या नहीं। हम धुंध से ढकी सड़कों से गुजर रहे थे। वह हमेशा की तरह बहुत तेज चला रहा था। माहौल अजीब सा था। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। पिछली रात हमारे बीच की लगभग सारी दीवारें गिर गई थीं। लगभग सारी। मुझे नहीं पता था कि आज भी हम उतने ही खुले होकर एक दूसरे से बात कर पाएंगे या नहीं। इसी वजह से मेरी जुबान जैसे बंद गई थी। मैं उसके बोलने का इंतजार करती रही। उसने मेरी ओर देखा और हल्की शरारती मुस्कान दी। क्या हुआ? आज भी सवाल नहीं पूछोगी? क्या मेरे सवाल तुम्हें परेशान करते हैं? मैंने राहत महसूस करते हुए पूछा। तुम्हारे सवाल जितना नहीं, तुम्हारे रिएक्शन करते हैं। वह मजाक कर रहा था या नहीं, मैं समझ नहीं पाई। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। क्या मैं बुरा रिएक्ट करती हूँ? नहीं, यही तो समस्या है। तुम हर चीज को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेती हो। ये स्वाभाविक नहीं है। इससे मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि तुम वास्तव में क्या सोच रही हो। मैं हमेशा तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ। तुम बातें छांटकर बताती हो, उसने आरोप लगाया। बहुत ज्यादा नहीं। इतना तो है कि तुम मुझे पागल कर दो। तुम यह सुनना नहीं चाहते, मैंने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे पछतावा हुआ। मेरी आवाज में छिपा दर्द बहुत हल्का था। मैं बस यही उम्मीद कर सकती थी कि उसने उसे महसूस नहीं किया होगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डर लगा कि कहीं मैंने माहौल खराब तो नहीं कर दिया। स्कूल की पार्किंग में पहुंचने तक उसके चेहरे के भाव समझ पाना असंभव था। तभी अचानक मुझे एक बात याद आई। तुम्हारे परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? मैंने पूछा। मैं उसके साथ अकेले होने से जरा भी परेशान नहीं थी, बल्कि खुश थी।
लेकिन मुझे याद आया कि उसकी कार आमतौर पर उसके परिवार के लोगों से भरी रहती थी। वे रोजली की कार ले गए हैं। उसने कंधे उचकाए और एक चमकदार लाल कन्वर्टिबल के पास कार पार्क कर दी, जिसका ऊपर का हिस्सा बंद था। शानदार है ना? वाह, मैंने धीमे से कहा। अगर उसके पास ऐसी कार है तो वह तुम्हारे साथ क्यों जाती है? जैसा मैंने कहा, ये बहुत दिखावटी है। हम लोग यहाँ घुल मिलकर रहना चाहते हैं। तुम इसमें सफल नहीं होते। मैं हंस पड़ी और सिर हिलाया। हम कार से बाहर निकले। अब मुझे देर नहीं हुई थी। उसकी पागलों जैसी तेज ड्राइविंग की वजह से हम स्कूल समय से काफी पहले पहुंच गए थे। तो फिर आज रोजली ने कार क्यों चलाई, जबकि इससे ज्यादा ध्यान आकर्षित होता है? तुमने ध्यान नहीं दिया। मैं अब सारे नियम तोड़ रहा हूँ। वह कार के सामने से घूमकर मेरे पास आ गया और हमारे कैंपस की ओर बढ़ते हुए मेरे बिल्कुल करीब चलने लगा। मेरा मन कर रहा था कि उस थोड़ी सी दूरी को भी खत्म कर दूं, अपना हाथ बढ़ाकर उसे छू लूं। लेकिन मुझे डर था कि शायद उसे ये पसंद न आए। अगर तुम लोगों को अपनी निजता इतनी पसंद है तो फिर तुम्हारे पास ऐसी कारें हैं ही क्यों? मैंने जोर से सोचते हुए पूछा। एक शौक है, उसने शरारती मुस्कान के साथ स्वीकार किया। हम सभी को तेज गाड़ी चलाना पसंद है। जाहिर है, मैंने धीमे से बुदबुदाया। कैफेटेरिया की छत के नीचे बने शेड के पास जेसिका मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें जैसे अपनी जगह से बाहर निकलने वाली थीं। उसकी बाह पर मेरी जैकेट थी। भगवान उसका भला करे। हमसे कुछ फीट दूर होने पर मैंने कहा, हे जेसिका, याद रखने के लिए धन्यवाद। उसने बिना कुछ बोले मुझे मेरी जैकेट पकड़ा दी। गुड मॉर्निंग जेसिका, एडवर्ड ने शिष्टता से कहा। यह वास्तव में उसकी गलती नहीं थी कि उसकी आवाज इतनी आकर्षक थी, या फिर यह भी उसकी गलती नहीं थी कि उसकी आंखों में ऐसा जादू था जिससे नजरें हटाना मुश्किल था। हाय, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मेरी ओर घुमाईं और अपने उलझे हुए विचारों को समेटने की कोशिश की। मुझे लगता है कि ट्रिग की क्लास में मिलती हूँ। उसने मुझे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा और मैंने अपनी आह दबा ली। आखिर मैं उसे बताने वाली क्या थी? हाँ, तब मिलते हैं। वह चली गई, लेकिन 2 बार रुककर कंधे के ऊपर से हमारी ओर झांका। तुम उसे क्या बताने वाली हो? एडवर्ड ने धीमे से पूछा। अरे, मुझे लगा था कि तुम मेरे मन की बातें नहीं पढ़ सकते। मैंने फुसफुसाकर कहा। मैं नहीं पढ़ सकता, उसने हैरानी से कहा। फिर बात समझ में आते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन मैं उसका मन पढ़ सकता हूँ। वह क्लास में तुम्हें घेरने का इंतजार कर रही होगी। मैंने कराहते हुए उसकी जैकेट उतारी और उसे वापस देते हुए अपनी जैकेट पहन ली। उसने उसकी जैकेट अपनी बाह पर मोड़ कर रख ली। तो तुम उसे क्या बताने वाली हो? थोड़ी मदद करो न, मैंने विनती की। वह क्या जानना चाहती है? उसने सिर हिलाया और शरारती अंदाज में मुस्कुराया। यह ठीक नहीं है। नहीं, जो बात तुम जानते हो और मुझे नहीं बताते, वह ठीक नहीं है। हम चलते रहे। वह कुछ देर सोचता रहा। फिर मेरी पहली क्लास के दरवाजे के बाहर हम रुक गए। वह जानना चाहती है कि क्या हम दोनों गुप्त रूप से डेट कर रहे हैं, और वह यह भी जानना चाहती है कि तुम मेरे बारे में कैसा महसूस करती हो, उसने आखिरकार कहा। ओह, मैंने अपने चेहरे पर मासूमियत बनाए रखने की कोशिश की। मुझे क्या कहना चाहिए? लोग हमारे पास से अपनी अपनी क्लास की ओर जा रहे थे। शायद वे हमें घूर भी रहे थे, लेकिन मुझे उनका जरा भी ध्यान नहीं था। उसने एक पल सोचा और फिर मेरी गर्दन के पीछे बंधे बालों से बाहर निकली एक लट को पकड़कर वापस ठीक से लगा दिया। मेरा दिल बेतहाशा धड़कने लगा। मेरा ख्याल है कि पहले सवाल का जवाब तुम हाँ में दे सकती हो, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो। किसी और तरह की सफाई देने से यह आसान रहेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा। और उसके दूसरे सवाल के बारे में? उसके होठों का एक किनारा मेरी पसंदीदा टेढ़ी मुस्कान में ऊपर उठ गया। उसका जवाब सुनने में मेरी भी दिलचस्पी होगी। मैं उस बात का जवाब देने के लिए जल्दी से अपनी सांस सामान्य नहीं कर पाई। वह मुड़ा और वहां से जाने लगा। लंच में मिलूंगा, उसने पीछे मुड़कर कहा। दरवाजे से अंदर आ रहे 3 लोग वहीं रुककर मुझे घूरने लगे। मैं जल्दी से क्लास में चली गई। मेरा चेहरा गर्म हो रहा था और मैं चिढ़ी हुई थी। वह कितना चालाक था। अब मुझे जेसिका को क्या बताना है, इसकी चिंता और भी ज्यादा होने लगी थी। मैं अपनी रोज की सीट पर जाकर बैठी और गुस्से में अपना बैग मेज पर पटक दिया। गुड मॉर्निंग बेला, मेरे बगल वाली सीट से माइक ने कहा। मैंने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर अजीब सा, लगभग हार मान लेने वाला भाव था। पोर्ट एंजेलिस कैसी रही? वह, इसका ईमानदारी से कोई सही जवाब देना मुश्किल था। बहुत अच्छी,
मैंने आखिरकार बेढंगे ढंग से कहा। जेसिका ने एक बहुत प्यारी ड्रेस खरीदी। क्या उसने सोमवार रात के बारे में कुछ कहा? उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई। बातचीत जिस दिशा में मुड़ी थी, उसे देखकर मैं मुस्कुरा दी। उसने कहा कि उसने बहुत अच्छा समय बिताया। मैंने उसे भरोसा दिलाया। सच में? उसने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल। तभी मिस्टर मेसन ने क्लास को शांत कराया और हमसे अपने पेपर जमा करने को कहा। उसके बाद इंग्लिश और गवर्नमेंट की क्लास जैसे धुंध में गुजर गईं। मैं लगातार सोचती रही कि जेसिका को सब कुछ कैसे समझाऊंगी और इस बात को लेकर परेशान होती रही कि क्या एडवर्ड सच में जेस के विचारों के जरिए मेरी बातें सुन रहा होगा। जब वह मेरी जान बचाने के काम नहीं आ रहा होता था, तब उसकी ये छोटी सी क्षमता कितनी असुविधाजनक हो सकती थी। दूसरे पीरियड के अंत तक धुंध लगभग पूरी तरह छंट चुकी थी, लेकिन आसमान अब भी नीचे झुके हुए भारी और दबाव पैदा करने वाले बादलों से ढका था। मैंने ऊपर आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। बेशक एडवर्ड सही था। जब मैं ट्रिक की क्लास में पहुंची तो जेसिका पीछे वाली पंक्ति में बैठी थी और बेचैनी में लगभग अपनी सीट से उछल रही थी। मैं अनिच्छा से उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि जितनी जल्दी यह सब खत्म कर दूं, उतना ही अच्छा होगा। मेरे सीट पर बैठने से पहले ही उसने आदेश दिया, मुझे सब कुछ बताओ। तुम क्या जानना चाहती हो? मैंने बात टालने की कोशिश की। कल रात क्या हुआ? उसने मुझे डिनर कराया और फिर मुझे घर छोड़ दिया। उसने अविश्वास से मुझे घूरा। उसके चेहरे के भाव से साफ था कि उसे मेरी बात पर भरोसा नहीं था। तुम इतनी जल्दी घर कैसे पहुंच गई? वह पागलों की तरह गाड़ी चलाता है। बहुत डरावना था। मैंने उम्मीद की कि एडवर्ड ने यह सुन लिया होगा। क्या यह डेट जैसा था? क्या तुमने उसे वहां मिलने के लिए कहा था? मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। नहीं, उसे वहां देखकर मैं खुद बहुत हैरान हुई थी। मेरी आवाज में मौजूद साफ साफ ईमानदारी से उसके होंठ निराशा में सिकुड़ गए। लेकिन आज वह तुम्हें स्कूल लेने आया? उसने कुरेदा। हाँ, वह भी एक सरप्राइज था। उसने कल रात देख लिया था कि मेरे पास जैकेट नहीं है। मैंने समझाया। तो क्या तुम लोग फिर से बाहर जा रहे हो? उसने शनिवार को मुझे सियाटल ले जाने की पेशकश की है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा छोटा सा ट्रक वहां जाने के लायक नहीं है। क्या इसे भी गिने? हाँ, उसने सिर हिलाया। तो फिर हाँ। वो उसने उस शब्द को 3 अक्षरों की तरह खींचते हुए कहा, एडवर्ड कलिन। मुझे पता है, मैंने सहमति में कहा। वाओ भी इसके लिए काफी नहीं है। रुको। उसने अचानक दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। हथेलियां मेरी ओर थी, जैसे वह ट्रैफिक रोक रही हो। क्या उसने तुम्हें किस किया? नहीं, मैंने बुदबुदाते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दी। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे चेहरे पर भी वही निराशा थी। क्या तुम्हें लगता है कि शनिवार को? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मुझे सच में ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है। मेरी आवाज में छिपी निराशा साफ झलक रही थी। तुम लोगों ने किस बारे में बात की? उसने फुसफुसाकर और जानकारी निकालने की कोशिश की। क्लास शुरू हो चुकी थी, लेकिन मिस्टर वार्नर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे और हम ही ऐसे नहीं थे जो अब भी बातें कर रहे थे। मुझे नहीं पता, जेस, बहुत सारी बातें। मैंने भी फुसफुसाकर जवाब दिया। हमने इंग्लिश के ऐसे के बारे में भी थोड़ी बात की थी। बहुत, बहुत थोड़ी। मेरा ख्याल है कि उसने बस बातचीत के दौरान उसका जिक्र किया था। प्लीज, बेला, उसने विनती की। कुछ तो बताओ। अच्छा, ठीक है, एक बात है। तुम्हें उस वेट्रेस को उसके साथ फ्लर्ट करते हुए देखना चाहिए था। वह हद से भी ज्यादा कर रही थी। लेकिन उसने उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। अब वह इस बात का जो मतलब निकालना चाहे, निकाले। ये तो अच्छी निशानी है। उसने सिर हिलाया। क्या वह सुंदर थी? बहुत, और शायद 19 या 20 साल की। और भी अच्छा। उसे तुम्हें पसंद करना ही चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन कहना मुश्किल है। वह हमेशा इतनी रहस्यमयी बातें करता है। मैंने उसके फायदे के लिए ये बात भी जोड़ दी और आभरी। मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसके साथ अकेले रहने की हिम्मत कैसे कर लेती हो? उसने धीमी आवाज में कहा। क्यों? मैं चौंक गई, लेकिन वह मेरी प्रतिक्रिया समझ नहीं पाई। वह इतना डराने वाला है। मुझे समझ ही नहीं आता कि उसके सामने क्या बोलूं। उसने चेहरा बनाया। शायद उसे आज सुबह या कल रात की बात याद आ गई थी, जब उसने अपनी आंखों की जबरदस्त ताकत उस पर डाली थी। जब मैं उसके आसपास होती हूँ तो मुझे भी ठीक से बोलने में थोड़ी परेशानी होती है। मैंने स्वीकार किया। खैर, वह अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत है। जेसिका ने ऐसे कंधे उचकाए जैसे इससे उसकी सारी कमियां माफ हो जाती हों। और उसके हिसाब से शायद सच में ऐसा ही था।
उसके अंदर सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके बारे में इससे कहीं ज्यादा है। सच? जैसे क्या? मुझे अफसोस हुआ कि मैंने ये बात शुरू ही क्यों की। लगभग उतना ही जितना मुझे इस बात की उम्मीद थी कि कहीं वह मेरे विचार सुनने वाली बात को लेकर मजाक तो नहीं कर रहा था। मैं इसे ठीक से समझा नहीं सकती, लेकिन उसके चेहरे के पीछे जो है वह उससे भी ज्यादा अविश्वसनीय है। वह पिशाच जो अच्छा बनना चाहता था, जो खुद को राक्षस बनने से रोकने के लिए लोगों की जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता था। मैंने अपनी नजर क्लास के सामने की ओर कर ली। क्या ऐसा संभव है? वह खिलखिलाकर हंसी। मैंने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे मैं मिस्टर वार्नर की बात पर ध्यान दे रही हूँ। तो तुम्हें वह पसंद है? उसने हार मानने से इनकार कर दिया। हाँ, मैंने संक्षेप में कहा। मेरा मतलब है, क्या तुम सच में उसे पसंद करती हो? उसने जोर देकर पूछा। हाँ, मैंने फिर कहा और मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने उम्मीद की कि उसके विचारों में यह बात ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। अब वह मेरे एक एक शब्द वाले जवाबों से परेशान हो चुकी थी। तुम उसे कितना पसंद करती हो? बहुत ज्यादा, मैंने फुसफुसाकर जवाब दिया। उससे भी ज्यादा, जितना वह मुझे पसंद करता है, लेकिन मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकती। मैंने आह भरी। एक लाली खत्म होने से पहले ही दूसरी मेरे चेहरे पर छा गई। फिर, शुक्र है, मिस्टर वार्नर ने जेसिका से एक सवाल पूछ लिया। क्लास के दौरान उसे दोबारा ये विषय शुरू करने का मौका नहीं मिला और जैसे ही घंटी बजी, मैंने बात को दूसरी दिशा में मोड़ने की तैयारी कर ली। इंग्लिश की क्लास में माइक ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने सोमवार रात के बारे में कुछ बताया था। मैंने उससे कहा, तुम मजाक कर रही हो। तुमने क्या कहा? वह हैरानी से बोली और पूरी तरह विषय से भटक गई। मैंने उससे कहा कि तुमने बताया था कि तुमने बहुत मजा किया। वह ये सुनकर खुश लग रहा था। उसने बिल्कुल क्या कहा था और तुमने उसे बिल्कुल क्या जवाब दिया था? मुझे सब बताओ। हमने बाकी रास्ते में उसके वाक्यों की बनावट का विश्लेषण किया और स्पेनिश की लगभग पूरी क्लास माइक के चेहरे के हाव भाव के बारीक विवरण पर चर्चा करने में निकल गई। अगर मुझे डर न होता कि बातचीत फिर से मेरी ओर लौट आएगी, तो मैं इसे इतनी देर तक खींचने में उसकी मदद नहीं करती। और फिर लंच की घंटी बज गई। मैं अपनी सीट से उछलकर खड़ी हुई और अपनी किताबें जल्दी जल्दी बैग में ठूंसने लगी। मेरे चेहरे की अचानक खिली खुशी से जेसिका को शायद सब समझ आ गया। आज तुम हमारे साथ नहीं बैठने वाली हो, है ना? उसने अनुमान लगाया। मुझे नहीं लगता। मुझे पूरा यकीन नहीं था कि वह फिर से किसी अजीब वजह से अचानक गायब नहीं हो जाएगा। लेकिन हमारी स्पेनिश क्लास के दरवाजे के बाहर दीवार से टिककर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं था। एडवर्ड मेरा इंतजार कर रहा था। जेसिका ने उसे देखते ही एक नजर डाली, आंखें घुमाईं और वहां से चली गई। बाद में मिलती हूँ, बेला। उसकी आवाज में इतने सारे संकेत छिपे हुए थे कि शायद मुझे अपने फोन की घंटी ही बंद करनी पड़ेगी। हेलो। उसकी आवाज में एक साथ मनोरंजन और झुंझलाहट थी। यह बिल्कुल साफ था कि वह सब कुछ सुन रहा था। हाय। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं था और वह भी चुप रहा। शायद सही समय का इंतजार कर रहा था। इसलिए कैफेटेरिया तक का रास्ता शांत रहा। भीड़ भाड़ वाले लंच टाइम में एडवर्ड के साथ चलना यहाँ मेरे पहले दिन जैसा ही था। हर कोई हमें घूर रहा था। वह लाइन में सबसे आगे बढ़ा और अब भी कुछ नहीं बोला। हालांकि हर कुछ सेकंड में उसकी आंखें मेरे चेहरे पर लौट आतीं और उनमें एक सवालिया सा भाव होता। मुझे लग रहा था कि उसके चेहरे पर मनोरंजन से ज्यादा झुंझलाहट हावी होती जा रही थी। मैं घबराहट में अपनी जैकेट की जिप से खेलती रही। वह काउंटर के पास पहुंचा और एक ट्रे में खाना भरने लगा। तुम क्या कर रहे हो? मैंने आपत्ति जताई। तुम यह सब मेरे लिए तो नहीं ले रहे हो? उसने सिर हिलाया और खाना खरीदने के लिए आगे बढ़ गया। आधा तो मेरे लिए है। बिल्कुल। मैंने एक भौं ऊपर उठा दी। वह मुझे उसी जगह ले गया जहां हम पहले एक बार बैठ चुके थे। लंबी मेज के दूसरे छोर से कुछ सीनियर छात्र हमें हैरानी से घूर रहे थे जब हम एक दूसरे के सामने बैठ गए। एडवर्ड को जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। जो चाहो ले लो, उसने ट्रे मेरी ओर सरकाते हुए कहा। मैं उत्सुक हूँ, मैंने एक सेब उठाते हुए कहा और उसे अपने हाथों में घुमाने लगी। अगर कोई तुम्हें कुछ खाने की चुनौती दे तो तुम क्या करोगे? तुम हमेशा उत्सुक रहती हो। उसने चेहरा बनाया और सिर हिलाया। उसने मुझे घूर कर देखा, मेरी आंखों में आंखें डाले हुए ट्रे से पिज्जा का एक टुकड़ा उठाया और जानबूझकर उसका एक निवाला तोड़कर मुंह में डाल लिया। उसने जल्दी से चबाया और फिर निगल लिया। मैं आंखें फैलाए उसे देखती रही। अगर कोई तुम्हें मिट्टी खाने की चुनौती दे तो तुम वह भी खा सकते हो, है ना? उसने उपेक्षापूर्ण अंदाज में पूछा। मैंने नाक सिकोड़ ली। मैंने एक बार खाई थी,
चुनौती के कारण मैंने स्वीकार किया, इतनी भी बुरी नहीं थी। वह हंस पड़ा। मुझे लगता है मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। तभी उसके पीछे किसी चीज ने उसका ध्यान खींच लिया। जेसिका मेरे हर काम का विश्लेषण कर रही है। वह बाद में तुम्हें उसका पूरा ब्यौरा देगी। उसने पिज्जा का बचा हुआ टुकड़ा मेरी ओर सरका दिया। जेसिका का नाम आते ही उसके चेहरे पर उसकी पुरानी झुंझलाहट की हल्की सी झलक फिर लौट आई। मैंने सेब नीचे रख दिया और पिज्जा का एक निवाला लिया। फिर नजरें दूसरी ओर कर लीं, क्योंकि मुझे पता था कि अब वह बात शुरू करने वाला है। तो वेट्रेस सुंदर थी, है ना? उसने सहजता से पूछा। तुमने सच में उस पर ध्यान नहीं दिया? नहीं, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। बेचारी लड़की, अब मैं थोड़ी उदार हो सकती थी। तुमने जेसिका से जो कुछ कहा, उससे मुझे परेशानी हो रही है। उसने मेरा ध्यान भटकने नहीं दिया। उसकी आवाज भारी थी और उसने पलकों के नीचे से परेशान आंखों से मेरी ओर देखा। मुझे हैरानी नहीं है कि तुमने ऐसी कोई बात सुन ली जो तुम्हें पसंद नहीं आई। तुम जानते हो, लोगों की बातें छिपकर सुनने वालों के बारे में क्या कहा जाता है। मैंने उसे याद दिलाया। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मैं सुन रहा होऊंगा, और मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम मेरी हर सोच जानना नहीं चाहोगे। तुमने कहा था। उसने सहमति में कहा, लेकिन उसकी आवाज अब भी भारी थी। हालांकि तुम पूरी तरह सही नहीं हो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम क्या सोचती हो। सब कुछ। बस मेरी इच्छा है कि तुम कुछ चीजों के बारे में न सोचो। मैंने त्योरी चढ़ा ली। ये तो काफी बड़ा अंतर है, लेकिन इस समय असली बात वह नहीं है। तो फिर क्या है? अब हम मेज के दोनों ओर से एक दूसरे की तरफ झुक आए थे। उसने अपने बड़े सफेद हाथों को ठोड़ी के नीचे जोड़ रखा था। मैं आगे झुकी हुई थी और मेरा दायां हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर था। मुझे खुद को याद दिलाना पड़ा कि हम एक भरे हुए लंच रूम में बैठे हैं और शायद बहुत सारी उत्सुक आंखें हम पर लगी हुई हैं। हम दोनों के बीच बनी उस छोटी सी तनावपूर्ण और निजी दुनिया में खो जाना बहुत आसान था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी परवाह मुझसे ज्यादा करती हो? उसने धीमे से पूछा। वह बोलते हुए मेरी ओर और झुक आया। उसकी गहरी सुनहरी आंखें मेरी आंखों में चुभती हुई सी लगी। मैं यह तक भूल गई कि सांस कैसे छोड़नी है। मुझे उससे नजरें हटानी पड़ी, तभी जाकर मैं सामान्य हो पाई। तुम फिर से वही कर रहे हो? मैंने बुदबुदाकर कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से खैल गईं। क्या? मुझे सम्मोहित कर रहे हो? मैंने स्वीकार किया और उसकी ओर देखते हुए अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। ओह! उसने भौहें सिकोड़ लीं। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने आह भरते हुए कहा। तुम इसे रोक नहीं सकते। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? मैंने नीचे देखा। हाँ, हाँ, तुम जवाब दोगी। या हाँ, तुम सच में ऐसा सोचती हो? वह फिर से चिढ़ गया था। हाँ, मैं सच में ऐसा सोचती हूँ। मैंने अपनी नजरें मेज पर ही टिकाए रखीं। मेरी आंखें लैमिनेट पर बने नकली लकड़ी के रेशों के पैटर्न को देख रही थीं। खामोशी लंबी होती गई। इस बार मैंने जिद कर ली थी कि बातचीत की शुरुआत करने वाली मैं नहीं बनूंगी। मैं बड़ी मुश्किल से उसके चेहरे को देखने की इच्छा को रोक रही थी। आखिरकार उसने कहा। उसकी आवाज मखमल जैसी मुलायम थी। तुम गलत हो। मैंने ऊपर देखा। उसकी आंखों में कोमलता थी। तुम यह नहीं जान सकते। मैंने फुसफुसाकर असहमति जताई। मैंने संदेह में सिर हिलाया। हालांकि उसके शब्दों से मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और मैं उन्हें सच मानना बहुत चाहती थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसकी तरल पुखराज जैसी आंखें मेरी ओर गहराई से देख रही थीं। शायद बेकार ही मेरे मन से सीधे सच निकालने की कोशिश कर रही थीं। मैं उसकी ओर देखती रही और उसके चेहरे की वजह से अपना ध्यान भटकने से बचाते हुए साफ साफ सोचने की कोशिश करती रही, ताकि किसी तरह उसे समझा सकूं। जैसे जैसे मैं सही शब्द खोज रही थी, मैं देख सकती थी कि वह अधीर होता जा रहा था। मेरी चुप्पी से परेशान होकर उसने त्योरी चढ़ानी शुरू कर दी। मैंने अपनी गर्दन से हाथ हटाया और एक उंगली ऊपर उठा दी। मुझे सोचने दो, मैंने जोर देकर कहा। उसका चेहरा तुरंत शांत हो गया। अब उसे संतोष था कि मैं उसके सवाल का जवाब देने वाली थी। मैंने हाथ नीचे करके मेज पर रख दिया और अपना बायां हाथ इस तरह घुमाया कि दोनों हथेलियां आपस में जुड़ गईं। मैं अपने हाथों को देखती रही, अपनी उंगलियों को बार बार मोड़ती और सीधा करती रही। फिर आखिरकार मैंने बोलना शुरू किया। खैर, जो साफ साफ दिखाई देता है उसे छोड़ भी दें तो कभी कभी। मैं कुछ पल के लिए रुक गई। मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकती, मैं लोगों के मन नहीं पढ़ सकती, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब तुम कुछ और कह रहे होते हो, तब तुम असल में मुझे अलविदा कहने की कोशिश कर रहे होते हो।
कभी कभी उसके शब्दों से मेरे भीतर जो पीड़ा पैदा होती थी उसे मैं इससे बेहतर तरीके से समझा नहीं सकती थी। तुम काफी समझदार हो, उसने फुसफुसाकर कहा, और उसकी आवाज में वही पीड़ा फिर उभर आई जब उसने मेरे डर की पुष्टि कर दी। लेकिन यही वजह है कि तुम गलत हो, उसने समझाना शुरू किया। फिर अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुमने, जो साफ साफ दिखाई देता है, से क्या मतलब निकाला? खैर, मेरी तरफ देखो, मैंने कहा, जबकि वह पहले से ही मुझे घूर रहा था। मैं बिल्कुल साधारण हूँ। खैर, कुछ बुरी चीजों को छोड़कर, जैसे बार बार मौत के करीब पहुंच जाना और इतनी अनाड़ी होना कि लगभग अपाहिज जैसी लगूं। और अपनी तरफ देखो। मैंने हाथ उसकी ओर और उसकी उस हैरान कर देने वाली पूर्णता की तरफ घुमाया। एक पल के लिए उसकी भौहें गुस्से में सिकुड़ी, फिर उसकी आंखों में जैसे कोई समझदार सी चमक आई और उसका चेहरा शांत हो गया। तुम खुद को बहुत साफ नजर से नहीं देखती हो, ये बात तुम्हें पता है, वह कड़वी सी हंसी हंसा। मैं मानता हूँ कि बुरी चीजों के बारे में तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तुमने ये नहीं सुना कि स्कूल का हर इंसान, खासकर हर लड़का, तुम्हारे पहले दिन क्या सोच रहा था। मैंने हैरानी से पलकें झपकाईं। मुझे यकीन नहीं होता, मैंने खुद से बुदबुदाया। इस बार बस मेरी बात पर भरोसा करो, तुम बिल्कुल भी साधारण नहीं हो। उसकी आंखों में यह कहते समय जो भाव आया, उसे देखकर मुझे खुशी से कहीं ज्यादा शर्म महसूस हुई। मैंने जल्दी से उसे अपनी मूल बात याद दिलाई। लेकिन मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह रही हूँ, मैंने कहा। तुम समझ नहीं रही हो। यही बात तो साबित करती है कि मैं सही हूँ। मैं तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसने सिर हिलाया, जैसे इस विचार से जूझ रहा हो। अगर तुम्हें छोड़कर जाना सही फैसला हुआ, तो मैं खुद को तकलीफ दूंगा, ताकि तुम्हें तकलीफ न पहुंचे और तुम सुरक्षित रहो। मैंने उसे घूरा। और तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी ऐसा ही करूंगी? तुम्हें कभी यह चुनाव करना ही नहीं पड़ेगा। अचानक उसका अनिश्चित मूड फिर बदल गया। उसके चेहरे पर एक शरारती और बेहद आकर्षक मुस्कान फैल गई। वैसे, तुम्हें सुरक्षित रखना अब एक पूरे समय की नौकरी जैसा महसूस होने लगा है, जिसके लिए मुझे हर वक्त तुम्हारे आसपास रहना पड़ता है। आज किसी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे याद दिलाया और हल्के विषय के लिए मन ही मन शुक्र मनाया। मैं अब और अलविदा वाली बातें नहीं करना चाहती थी। अगर जरूरत पड़ी तो शायद मैं खुद को जानबूझकर खतरे में डाल सकती थी, ताकि वह मेरे पास रहे। मैंने तुरंत उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया, इससे पहले कि उसकी तेज नजर मेरे चेहरे पर उसे पड़ ले। वह विचार निश्चित रूप से मुझे मुसीबत में डाल देता। अभी तक, उसने जोड़ा। अभी तक, मैंने सहमति में कहा। मैं बहस कर सकती थी, लेकिन अब मैं चाहती थी कि वह आने वाली मुसीबतों की उम्मीद रखे। मेरा तुमसे एक और सवाल है। उसका चेहरा अब भी सहज था। पूछो, क्या तुम्हें सच में इस शनिवार सियाटल जाना जरूरी है, या ये सिर्फ अपने सारे प्रशंसकों को मना करने से बचने का बहाना था? टाइलर की बात याद आते ही मैंने चेहरा बना लिया। तुम्हें पता है, मैंने अभी तक टाइलर वाली बात के लिए तुम्हें माफ नहीं किया है। मैंने उसे चेतावनी दी। ये तुम्हारी गलती है कि वो खुद को ये समझाने लगा है कि मैं उसके साथ प्रो में जा रही हूँ। मेरे बिना भी उसे तुम्हें पूछने का कोई न कोई मौका मिल ही जाता। मैं तो बस तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था। वह हंस पड़ा। अगर उसकी हंसी इतनी आकर्षक ना होती तो मैं और ज्यादा गुस्सा होती। अगर मैंने तुमसे पूछा होता तो क्या तुम मुझे मना कर देती? उसने अब भी खुद ही हंसते हुए पूछा। शायद नहीं, मैंने स्वीकार किया, लेकिन बाद में मैं इसे रद्द कर देती, बीमारी का बहाना बना देती या कह देती कि मेरा पैर मुड़ गया है। वह उलझन में पड़ गया। तुम ऐसा क्यों करती? मैंने उदासी से सिर हिलाया। शायद तुमने मुझे कभी जिम में नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम समझ जाओगे। क्या तुम इस बात की ओर इशारा कर रही हो कि तुम बिना किसी परेशानी के किसी समतल और स्थिर जगह पर भी चल नहीं सकती, बिना किसी चीज से ठोकर खाए? बिल्कुल, वह कोई समस्या नहीं होगी। उसका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। सब कुछ सही तरीके से साथ चलने पर निर्भर करता है। वह देख सकता था कि मैं विरोध करने वाली हूँ, इसलिए उसने मुझे बीच में ही रोक दिया। लेकिन तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं, क्या तुमने सियाटल जाने का पक्का फैसला कर लिया है, या अगर हम कुछ और करें तो तुम्हें कोई आपत्ति है? जब तक उस हम में मैं शामिल थी, मुझे बाकी किसी चीज की परवाह नहीं थी। मैं दूसरे विकल्पों के लिए तैयार हूँ, मैंने मान लिया, लेकिन मुझे तुमसे एक मदद मांगनी है। जब भी मैं उससे कोई खुला सवाल पूछती थी, वह हमेशा की तरह सतर्क हो गया। क्या मैं गाड़ी चला सकती हूँ? उसने भौहें सिकोड़ लीं। क्यों? मुख्य रूप से इसलिए कि जब मैंने चार्ली से कहा था कि मैं सियाटल जा रही हूँ, तो उसने खास तौर पर पूछा था कि क्या मैं अकेली जा रही हूँ।
और उस समय मैं सच में अकेली जाने वाली थी। अगर वह दोबारा पूछेगा तो शायद मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह फिर पूछेगा और अपने ट्रक को घर पर छोड़ना इस विषय को बेवजह फिर से सामने लाएगा। मैंने थोड़ा रुककर कहा, और दूसरी वजह यह है कि तुम्हारी ड्राइविंग मुझे डराती है। उसने आंखें घुमाईं। मेरे बारे में इतनी सारी चीजें हैं जो तुम्हें डरा सकती हैं, और तुम्हें मेरी ड्राइविंग की चिंता है। उसने नाराजगी से सिर हिलाया, लेकिन फिर उसकी आंखें गंभीर हो गईं। क्या तुम अपने पिता को नहीं बताना चाहोगी कि तुम मेरे साथ पूरा दिन बिताने वाली हो? उसके सवाल में कुछ ऐसा छिपा था जिसे मैं समझ नहीं पाई। चार्ली के साथ जितना कम बताया जाए उतना ही अच्छा होता है, मैंने पूरी दृढ़ता से कहा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? मौसम अच्छा रहेगा, इसलिए मैं लोगों की नजरों से दूर रहूंगा, और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। एक बार फिर उसने फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया। और तुम मुझे ये दिखाओगे कि तुमने सूरज के बारे में जो कहा था उसका मतलब क्या था? किसी और रहस्य को सुलझाने का विचार आते ही मैं उत्साहित हो गई। हाँ, वह मुस्कुराया और फिर एक पल के लिए रुक गया। लेकिन अगर तुम मेरे साथ अकेले नहीं रहना चाहती, तब भी मैं चाहूंगा कि तुम अकेले सियाटल न जाओ। इतने बड़े शहर में तुम कौन कौन सी मुसीबतें ढूंढ निकालोगी, यह सोचकर ही मुझे डर लगता है। मुझे बुरा लगा। फीनिक्स सियाटल से 3 गुना बड़ा है, कम से कम आबादी के हिसाब से, भौतिक आकार में। लेकिन जाहिर है, उसने मेरी बात काट दी। फीनिक्स में तुम्हारी मुसीबतों का कोटा पूरा नहीं हुआ था, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास रहो। उसकी आंखों में फिर वही अनुचित तरीके से सम्मोहित कर देने वाली चमक आ गई। मैं उन आंखों के सामने भी बहस नहीं कर सकती थी, और उसकी वजह के सामने भी नहीं। वैसे भी इस समय बहस करने का कोई मतलब नहीं था। वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ अकेले रहने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे पता है, उसने उदास होकर आह भरी। फिर भी तुम्हें चार्ली को बता देना चाहिए। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसकी आंखें अचानक कठोर हो गईं, ताकि तुम्हें वापस लाने के लिए मुझे कोई छोटी सी वजह मिल सके। मैंने घबराकर निगल लिया, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया। मुझे लगता है मैं जोखिम उठाना पसंद करूंगी। उसने गुस्से में सांस छोड़ी और दूसरी ओर देखने लगा। चलो किसी और चीज के बारे में बात करते हैं, मैंने सुझाव दिया। तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? उसने पूछा। वह अब भी नाराज था। मैंने अपने आसपास देखा और ये सुनिश्चित किया कि हम किसी की सुनने की सीमा से काफी दूर हैं। कमरे में नजर दौड़ाते हुए मेरी नजर उसकी बहन एलिस की आंखों से जा मिली, जो मुझे घूर रही थी। बाकी लोग एडवर्ड की ओर देख रहे थे। मैंने तुरंत नजरें हटा लीं और वापस उसकी ओर देखने लगी। फिर जो पहला सवाल मेरे दिमाग में आया वही पूछ लिया। तुम पिछले हफ्ते उस गोट रॉक्स वाली जगह पर शिकार करने क्यों गए थे? चार्ली ने कहा था कि वहां पैदल घूमना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां भालू हैं। उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे मैं किसी बेहद साफ बात को समझ नहीं पा रही थी। भालू? मैंने हैरानी से पूछा। वह मुस्कुराया। तुम्हें पता है, भालुओं का शिकार करने का मौसम अभी नहीं है, मैंने अपनी हैरानी छिपाने के लिए सख्ती से कहा। अगर तुम कानून को ध्यान से पढ़ो तो उसमें सिर्फ हथियारों से किए जाने वाले शिकार के बारे में नियम हैं, उसने मुझे बताया। वह मजे से मेरा चेहरा देख रहा था, क्योंकि धीरे धीरे उसकी बात का मतलब मेरी समझ में आने लगा था। भालू? मैंने मुश्किल से दोहराया। ग्रिसली एमेट का पसंदीदा है। उसकी आवाज अब भी सहज थी, लेकिन उसकी आंखें मेरी प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रही थीं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। मैंने कहा, और नीचे देखने के बहाने पिज्जा का एक और निवाला ले लिया। मैंने धीरे धीरे चबाया और फिर बिना ऊपर देखे कोक का एक लंबा घूंट लिया। तो कुछ देर बाद मैंने कहा, और आखिरकार उसकी अब थोड़ी चिंतित नजर से अपनी नजरें मिला ली। तुम्हारा पसंदीदा कौन सा है? उसने एक भौं उठाई और उसके होंठ असहमति में नीचे की ओर खिंच गए। माउंटेन लायन। अच्छा, मैंने विनम्रता से उदासीन स्वर में कहा और फिर अपना सोडा ढूंढने लगी। बिल्कुल, उसने कहा, और उसकी आवाज भी मेरी जैसी ही हो गई। हमें सावधान रहना पड़ता है कि बिना सोचे समझे शिकार करके पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। हम उन इलाकों पर ध्यान देने की कोशिश करते हैं जहां शिकारी जानवरों की संख्या जरूरत से ज्यादा हो गई हो, और जरूरत पड़े तो हम काफी दूर तक जाते हैं। यहाँ हमेशा बहुत सारे हिरन और एल्क मिल जाते हैं और उनसे काम चल जाता है, लेकिन उसमें मजा ही क्या है? उसने शरारती मुस्कान दी। वास्तव में मजा कहाँ है? मैंने पिज्जा का एक और निवाला खाते हुए बुदबुदाया। बसंत की शुरुआत एमेट का पसंदीदा बियर सीजन होता है। वे अभी अभी शीत निद्रा से बाहर निकल रहे होते हैं, इसलिए ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। वह किसी पुरानी मजेदार बात को याद करके मुस्कुराया।
चिड़चिड़े ग्रिसली से ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? मैंने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। वह हंस पड़ा और सिर हिलाया। प्लीज, मुझे बताओ कि तुम वास्तव में क्या सोच रही हो। मैं उसकी कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही। मैंने स्वीकार किया। बिना हथियारों के भालू का शिकार कैसे करते हो? ओह, हमारे पास हथियार होते हैं। उसने अपने चमकदार दांत दिखाते हुए एक पल के लिए ऐसी मुस्कान दी जो डरावनी लग रही थी। मैंने अपनी रीढ़ में उठती सिहरन को रोक लिया, इससे पहले कि वह मेरे चेहरे से मेरी घबराहट पढ़ पाता। बस वे उस तरह के हथियार नहीं हैं जिनके बारे में शिकार के कानून लिखते समय सोचा जाता है। अगर तुमने कभी टीवी पर भालू को हमला करते देखा है तो तुम्हें एमेट की शिकार करने की कल्पना करने में आसानी होगी। मेरी रीढ़ में एक और सिहरन दौड़ गई। मैंने कैफेटेरिया के दूसरी ओर एमेट की ओर देखा और शुक्र मनाया कि वह मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसकी बाहों और शरीर के चारों ओर लिपटी मांसपेशियों की मोटी धारियां अब किसी तरह और भी डरावनी लग रही थीं। एडवर्ड ने मेरी नजर का पीछा किया और हंस पड़ा। मैंने बेचैनी से उसकी ओर देखा। क्या तुम भी भालू जैसे हो? मैंने धीमी आवाज में पूछा। जितना मुझे बताया गया है उससे तो मैं लायन जैसा हूँ, उसने सहजता से कहा। शायद हमारी पसंद भी कुछ संकेत देती है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। शायद, मैंने दोहराया, लेकिन मेरे दिमाग में दो बिल्कुल अलग तस्वीरें घूम रही थीं, जिन्हें मैं एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं पा रही थी। क्या ऐसी कोई चीज है जिसे मैं देख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। उसका चेहरा सामान्य से भी ज्यादा सफेद पड़ गया और उसकी आंखों में अचानक गुस्सा भर गया। मैं पीछे हट गई। मैं उसकी प्रतिक्रिया से स्तब्ध थी और हालांकि मैं उससे कभी ही स्वीकार नहीं करती, थोड़ी डर भी गई थी। वह भी पीछे झुक गया और अपनी बाहें सीने पर बांध लीं। क्या मेरे लिए ये बहुत डरावना है? मैंने पूछा जब मेरी आवाज फिर से सामान्य हो पाई। अगर यही वजह होती तो मैं तुम्हें आज रात ही दिखाने ले जाता, उसने तीखे स्वर में कहा। तुम्हें डर की एक अच्छी खुराक की जरूरत है। तुम्हारे लिए इससे फायदेमंद और कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्यों? मैंने जोर दिया और उसके गुस्से से भरे चेहरे को अनदेखा करने की कोशिश की। वह पूरे 1 मिनट तक मुझे घूरता रहा। बाद में आखिरकार उसने कहा और एक ही सहज हरकत में खड़ा हो गया। हमें देर हो जाएगी। मैंने चौंक कर अपने आसपास देखा और पाया कि वह सही कह रहा था। कैफेटेरिया लगभग खाली हो चुका था। जब मैं उसके साथ होती थी तो समय और जगह दोनों इतनी उलझी हुई धुंध बन जाते थे कि मुझे किसी का भी ध्यान नहीं रहता था। मैं तुरंत खड़ी हो गई और अपनी कुर्सी के पीछे से बैग उठा लिया। तो फिर बाद में, मैंने सहमति में कहा। मैं यह बात भूलने वाली नहीं थी